ढाका की मलमल, ये नाम तो हम सब ने सुना ही है। आखिर इस फाइन कॉटन फैब्रिक में ऐसी क्या बात थी कि ये इतना फेमस हुआ और इतना महंगा था कि इसका उपयोग मिस्र के पिरामिड में रखी मम्मीज को ढकने के लिए किया गया, ग्रीस के देवी देवताओं को इससे सजाया गया, मुगल बादशाह और उनकी बेगम इस कपड़े के दीवाने थे, और यूरोप में जब ये कपड़ा पहुंचा तो कुछ अमीर लोग ही सिर्फ इसको पहन सकते थे। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मलमल उद्योग को क्यों खत्म करने का डिसीजन किया, और यहां तक कि इसमें काम करने वाले श्रमिकों के अंगूठे तक को कटवा दिया गया। आइए इस वीडियो में हम इन सब पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले आपको ढाका की मलमल क्या है इसके बारे में बताते हैं। ढाका की मलमल एक 100% कॉटन फैब्रिक है, मगर यह फैब्रिक बहुत ही फाइन यार्न से बना होता है। आज भी कॉटन धागे से मलमल बन के मार्केट में मिलती है, मगर उस जमाने में ऐसी क्या बात थी कि ये इतना महंगा कपड़ा हुआ करता था। इसके बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि यार्न काउंट क्या होता है। किसी भी यार्न की फाइननेस उसके वर्ड काउंट से डिसाइड होती है, कॉटन काउंट जिसको बोला जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि आपने जो शर्ट पहन रखी है उसमें यूज हुआ धागे का काउंट 40s से लेके 60s काउंट तक है। आपने जो एक टी शर्ट पहन रखी है नीटेड, उसमें जो यार्न यूज हुआ है वो 36 से लेके 48 काउंट तक हो सकता है। आपने जो डेनिम जीन्स पहन रखी है उसमें यूज हुए धागे का काउंट 24 से लेके 36 38 तक भी हो सकता है। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि जिस धागे से आपका कपड़ा बन रहा है वो कितना फाइन है। अब आइए हम आपको बताते हैं ढाका की मलमल में यूज हुआ काउंट। जी हाँ, उस समय जो धागा यूज करते थे ढाका की मलमल बनाने के लिए, उसका काउंट 300 से स्टार्ट होके 700 तक जाता था। यानी आप कह सकते हैं अगर आपकी शर्ट का काउंट 60 है तो उसमें जो धागा यूज हुआ है उसके 10 गुना 10 टाइम्स फाइन यार्न ढाका मलमल बनाने के लिए यूज होता था। सवाल ये उठता है कि ये धागा आखिर बनाया कैसे जाता था। आज के टाइम में हम जो मशीनों पे स्पिनिंग करके यार्न बनाते हैं उसका काउंट मैक्सिमम 130 150 तक आप जा सकते हैं, उससे ज़्यादा फाइन यार्न आप नहीं बना सकते। यार्न की काउंट की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा आपको यहाँ बताते हैं। 840 यार्ड्स का पीसेज अगर आप लेंगे यार्न के, और 1 पौंड में जितने पीसेज आएंगे वो उसका यार्न काउंट कहलाता है। यानी जितने ज़्यादा पीसेज 1 पौंड यार्न में आएंगे उतना ही यार्न फाइन होगा, तो उसका नंबर ऑफ काउंट भी वेरी हाई होगा। तो आप इमेजिन कीजिए कि 700 काउंट से अगर मुझे ढाका की मलमल बनानी है तो वो यार्न में कैसे बनाऊंगा। आज के टाइम में स्पिनिंग मशीनों के ऊपर मैकेनिकल प्रोसेस से जब 130 या 150 काउंट तक आप स्पिनिंग करके यार्न बना सकते हैं, तो आखिर 700 काउंट बनाने के लिए क्या करना होगा। यहीं से शुरुआत होती है ढाका के मलमल की सीक्रेसी। ढाका की मलमल बनाने के लिए एक स्पेशल रॉ मटेरियल यूज किया जाता था जिसे फूटी कॉटन कहा जाता है। ढाका से 12 माइल्स की दूरी के ऊपर मेघना नदी के किनारे खेती की जाती थी। उस खेती से पैदा हुए कपास का नाम फूटी कपास बोला जाता था। उसके रेशे से ही ढाका की मलमल बनाई जाती थी। कॉटन फाइबर से इतना फाइन यार्न बनाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती थी। ये कॉटन स्पेशल कॉटन होने से इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती थी, मगर क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल होना भी जरूरी होता था, जिसके लिए पूरा गांव का गांव नदी में नाव में बैठकर ये कपास को यार्न बनाने में लगते थे। वाले कई तरह के औजार यूज करते थे जिससे कि कपास को साफ किया जा सके और धीरे धीरे उन रेशों की खिंचाई करके बारीक से बारीक धागा बनाया जा सके। जिन लोगों की नज़र अच्छी होती थी वही लोग इस काम में लगते थे, और घंटों घंटों काम करने के बाद भी कुछ ग्राम धागा ही तैयार हो पाता था। 50 से भी ज्यादा तरह के औजार धागा बनाने के लिए काम में लाए जाते थे। मछली के जबड़ों को उखाड़कर उसमें जो दांत होते थे उनसे कॉटन के रेशों को साफ किया जाता था, पतला बनाया जाता था। इस तरह से तैयार किया हुआ धागा इतना फाइन होता था और इतना डेलिकेट होता था कि उसकी वीविंग करना भी एक बहुत बड़ा कठिन कार्य होता था। वीविंग करने के लिए लकड़ी के लूम्स यूज किए जाते थे। वार्प और वेफ्ट जिसे हम बोलते हैं, बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। इस महीन कपड़े पे हाथ से और भी कसीदाकारी और कई तरह के कार्य करके उसे सुंदर और सजाया जाता था। मार्को पोलो इटली के वेनिस शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी होते थे जो चाइना में सिल्क की ट्रेडिंग के लिए फार ईस्ट मिडल ईस्ट होते हुए ट्रेवल करते थे। 13वीं शताब्दी में
इराक के मोसूल शहर में उन्होंने एक बार बहुत ही फाइन कॉटन कपड़ा देखा जिसका नाम उन्होंने मुस्लिन दिया। यह कपड़ा धीरे धीरे बंगाली भाषा में मलमल के नाम से जाना जाने लगा। अब ढाका के मलमल सिर्फ मुगल बादशाहों तक ही नहीं रह गई थी, इसकी पहुंच यूरोप के बड़े बड़े धनी लोगों के पास हो चुकी थी। बहुत सारे व्यापारी यूरोप से ढाका की मलमल के लिए भारत आने लगे थे। जैसा कि हमने आपको बताया, ये 600 to 700 काउंट के धागे से बनने वाला कपड़ा इतना बारीक था कि आपकी शर्ट का 10 गुना पतला यह कपड़ा रहेगा। मुगल राजा लोग इस कपड़े के इतने दीवाने थे कि कवि लोग भी उसको बफ्त हवा, बुनी हुई हवा के नाम से भी जानने लगे थे। औरंगजेब के दरबार में एक बार जब उनकी लड़की आई तो उन्होंने कहा कि आप बिना कपड़ों के यहाँ क्यों आए हैं? तब उनका जवाब था कि मैंने 7 परत का लहंगा पहना है और यह मलमल का है। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपना व्यापार फैला चुकी थी। इस बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने ढाका की मलमल की पूरी दुनिया में धूम मचा दी। फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन लंदन हाइड पार्क में द ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ द वर्क ऑफ इंडस्ट्री नेशंस के नाम से शुरू की गई थी, जो 1851 में 5.5 महीने तक चली। इस एग्जीबिशन में दुनिया भर के प्रोडक्ट्स दिखाए गए थे और भारत के पवेलियन में ढाका की मलमल के कपड़ों ने वहां पर इतनी धूम मचाई कि दुनिया भर के व्यापारी उसको खरीदने के लिए मुंह मांगा दाम देने को रेडी हो रहे थे। 18वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैला चुकी थी और मुगल एम्पायर का सर्वनाश बहादुर शाह जफर के गद्दी से हटने के साथ ही हो चुका था। उधर इंग्लैंड के अंदर पानी और भाप से ऊर्जा बनने से, पावर आने से टेक्सटाइल उद्योग की शुरुआत हो चुकी थी। कताई और बुनाई की मशीनें उन्होंने लगाना शुरू कर दिया था और उन बने हुए उत्पादकों को बेचने के लिए भारत ही एक ऐसा देश था जहां पर उसको बेचा जा सकता था। उनके बने हुए प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भारत एक मंडी था और इसके लिए ढाका की मलमल को समाप्त करना बहुत जरूरी था। ढाका की मलमल को समाप्त करने के लिए कारीगरों को कर्ज देना बंद कर दिया। उनके प्रोडक्ट्स को उन्होंने काफ़ी कम रेट पे खरीदना शुरू कर दिया, जिससे उनको बहुत नुकसान हुआ और बहुत से कारीगर इस उद्योग से बाहर होते चले गए। ढाका की मलमल का कार्य लगभग समाप्त हो चुका था। जीआई टैग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। यह टैग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए जिस एरिया में बनता है उसके हिसाब से जीआई टैग दिया जाता है ताकि उसकी ओरिजिनलिटी बनी रहे। इसी तरह ढाका की मलमल को 2020 में जीआई टैग दिया गया है और वेस्ट बंगाल की मलमल को 2024 में जीआई टैग दिया गया है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई ढाका की मलमल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के टेक्सटाइल इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक लेके डायरेक्ट पहुंच सके।